सर एक कहावत है, प्यार और जंग में हर कुछ जायज है। बिल्कुल सत्य है। इसमें एक चीज और जोड़िए, प्यार, जंग और रीजनिंग में हर कुछ जायज है। यहाँ पे थोड़ा सा मैं पीछे जाऊंगा, सिर्फ रीजनिंग की बात नहीं करते हैं सर, जरा अभी के वर्तमान में एग्जामिनेशन पैटर्न को समझते हैं। एसएससी जेई में 2 घंटे दे रहा है, अब मिनट में बात करेंगे। 2 घंटे बहुत रिलैक्स हो जाते हैं हम। तो वही है सर, मैं अभी भी स्टिक करूंगा 30 मिनट्स, 47-48 मार्क्स। थोड़ा सम्मान तो देना होगा सर। 50 के लिए लड़ना गलत है, पढ़ना जरूरी है, बट ये नहीं करना है। लाइफ का गोल क्या है? नौकरी क्यों चाहिए? घर वालों को खुश करना है, अच्छी सुंदर कन्या मिल जाए, या जो सुंदर कन्या है उन्हें अच्छे पुरुष मिल जाए, उससे क्या होगा? लाइफ अच्छी हो जाएगी। हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल एट इंजीनियर्स वाला। और आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन हम इस पॉडकास्ट में करने वाले हैं। एसएससी जेईई 2024 बहुत करीब है और आपको जीके जीएस की स्ट्रैटेजी मैंने लास्ट पॉडकास्ट में बताई थी, जब आशुतोष सर ने बहुत डिटेल में आप लोगों को एक्सप्लेन किया था कि क्या पढ़ना चाहिए, क्या नुआंसेस हैं, किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। एक और इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है हमारे एसएससी जेईई के सिलेक्शन में, और वो है रीजनिंग, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। अब रीजनिंग को हम कैसे टारगेट करें, रीजनिंग में क्या पढ़ें, लास्ट मोमेंट पे रीजनिंग में कितना स्कोर करना हमारे लिए सही है, या रीजनिंग के लिए हमें कितने लेवल, क्या कितने नंबर ऑफ मॉक टेस्ट हमें लगाने हैं, इन सब पे चर्चा करेंगे। आज हमारे साथ हैं कुशल आनंद सर, रीजनिंग एक्सपर्ट, और कुशल सर का जो अनुभव है, एक्सपीरियंस है, आप सभी लोग वाकिफ़ हैं इस चीज़ से। सर, रीजनिंग कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एसएससी जेईई 2024 के लिए? बहुत बहुत शुक्रिया सर। सर मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपको CBT 1 क्लियर करना है तो बिना रीजनिंग के आप क्लियर नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल। वैसे हर सब्जेक्ट का अलग महत्व है, बट मिनिमम टाइम में मैक्सिमम आउटपुट, हम सबको ना रिजल्ट मैटर करता है। बिल्कुल सर। हमने बहुत बार भी सुना होगा कि एट द एंड रिजल्ट मैटर्स। मैं भी इस बात से पूर्णतः सहमत हूँ, लेकिन अगर आप नाप तोल करें कि आप कितना वक्त दे रहे हैं और आउटपुट क्या आ रहा है, तो रीजनिंग में जो मैं सुझाव बच्चों को देता हूं कि हाँ, अगर आप 30 मिनट देते हैं तो आप 47-48 में भी 49 नंबर भी स्कोर कर सकते हैं। सो इसलिए मैं कहूँगा कि रीजनिंग ही एक वो माध्यम है जिसके बेसिस पे और जिसके आधार से आप CBT 1 बहुत इजीली क्लियर कर सकते हैं, तो आप उसको नज़रअंदाज नहीं कर सकते। बिल्कुल। कुशल सर बहुत बार ये कहते हैं कि मैं बहुत प्राउड फील करता हूँ, और मैं, क्योंकि बाकी सारे टीचर्स कहते हैं कि यार मेरे सब्जेक्ट में 12 नंबर का आता है, मेरे सब्जेक्ट में 15 नंबर का आता है। कुशल सर के पास एसएससी जेईई के पूरे 50 मार्क्स के हैं। वो मैं डायलॉग पे आ जाता हूँ ना, 50 तोला 50 तोला। बिल्कुल सर। सर, आपने भी बताया कि जो टाइमिंग है 30 मिनट का आपने बात करी, तो यहाँ पहला क्वेश्चन मेरा यही है कि बहुत सारे बच्चे इस चीज़ को लेके जब एग्जाम अटेम्प्ट करने जाते हैं, तो रीजनिंग के जो 50 क्वेश्चन हैं उसके लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए कितना सूटेबल टाइम स्पैन होना चाहिए, जिसमें एक ऑन एन एवरेज अच्छा स्टूडेंट जो है वो उसको पूरा कर भी पाए, एक्यूरेसी मेंटेन कर पाए और एग्जाम में गलतियाँ ना हो? सर यहाँ पे थोड़ा सा मैं पीछे जाऊंगा, सिर्फ रीजनिंग की बात नहीं करते हैं सर, जरा अभी के वर्तमान में एग्जामिनेशन पैटर्न को समझते हैं। एसएससी जेईई में 2 घंटे दे रहा है, अब मिनट में बात करेंगे। 2 घंटे बहुत रिलैक्स हो जाते हैं हम, लेकिन जब वही 120 मिनट तो लगता है बाप रे, 1 मिनट गया। करेक्ट। ठीक है, 200 सवाल, एक सवाल के लिए मात्र और मात्र 36 सेकंड है। करेक्ट। मैं खुद कह रहा हूं कि रीजनिंग के हर सवाल 36 सेकंड में नहीं बन सकते हैं, लेकिन हाँ, कुछ ऐसे सवाल हैं जो 15-20 सेकंड में आप टिक कर सकते हैं, जो कभी वोकैब बेस्ड है, जीके जीएस बेस्ड है, उसको किया जा सकता है। टेक्निकल अगेन अगर हम वहां पे बात करें तो हर सवाल उस स्पैन में नहीं हो पाएगा। करेक्ट। तो ओवरऑल अगर बच्चा स्ट्रैटेजी ये लेना कि मेरे पास 120 मिनट नहीं है, मेरे पास 100 मिनट है, तब कहीं जाकर के वो 110 मिनट में पेपर खत्म करेगा। और अगर बच्चा रिवाइज नहीं कर रहा है अपने पेपर को, सिलेक्शन मुश्किल हो जाता है। नाउ कमिंग टू रीजनिंग, कि रीजनिंग को कितना वक्त देना चाहिए। देखिए, सुन के अभी 30 मिनट में ना, जो जिस समय पे, जिस पड़ाव पे अभी बच्चे हैं ना, उन्हें लगेगा संभव ही नहीं है। बट अगर वो उन बच्चों से बात करें जिनका सिलेक्शन हुआ है या नहीं भी हुआ है, उन्होंने ईमानदारी से पढ़ा है, तो वो कहते हैं कि हाँ, 30 मिनट बोला, 32-35 मिनट लगा। मतलब अगर मैं यहाँ बोलूँ ना कि 35 मिनट लगेगा, तो आप वहाँ 45 मिनट लगाओगे। अगर मैं यहाँ 25 बोलूँ तो कहीं आप 30-32 लगाओगे। तो मैं स्टैंडर्ड ईमानदारी से कह रहा हूँ कि आप 30 मिनट दीजिए। 50 सवाल पढ़ना है, मैं नहीं कह रहा हूँ 50 सवाल बनाना है। पढ़ना है और बनाने में फ़र्क है। हम अड़ जाते हैं कि हमें बनाना है। जिस दिन ये भाव, मतलब ईगो एटीट्यूड वाली बात हो जाती है, और पेपर ऐसे सेट होता है, बच्चों को ये समझना होगा। पहला सवाल अगर आप 25 सेकंड में बना रहे हैं, एग्जामिनर को भी पता है। दूसरा सवाल वो थोड़ा सा आसान देगा कि आपसे 22 सेकंड में बने। तीसरा मे बी 20 सेकंड में बन जाए, लेकिन चौथा आपसे 1 मिनट 20 सेकंड में नहीं बनेगा। दैट इज अ स्पीड ब्रेकर क्वेश्चन। और बच्चा अगर वहां पे समझ जाता है ना कि इसको छोड़ के आगे निकलना था, मतलब इसको पढ़ के, सर क्वेश्चन को देख के 12-13 सेकंड में आप वो भाव आ जाता है, बनेगा या नहीं बनेगा। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो वही है सर, मैं अभी भी स्टिक करूंगा 30 मिनट्स, 47-48 मार्क्स।
थोड़ा सम्मान तो देना होगा ना सर। 50 के लिए लड़ना गलत है, पढ़ना जरूरी है, बट ये नहीं करना है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग के चांसेस रीजनिंग में बहुत कम है। जीके जीएस में हो सकते हैं, टेक्निकल में हो सकते हैं, क्योंकि कैलकुलेटिव है। अगर बच्चा 50 के लिए अड़ता है तो ये 30 मिनट सर 35-40 मिनट पे चला जाता है, वो स्टक होता है, अपना टाइम वेस्ट करता है और नेगेटिव के चांसेस भी बढ़ने लगते हैं। और कहीं ना कहीं सर फिर उसका प्रभाव बाकी के पेपर पे पड़ता है, जीके जीएस पे पड़ता है, टेक्निकल सब्जेक्ट्स पे पड़ता है। बिल्कुल सर। तो ओवरऑल स्ट्रेटजी पे काम करना जरूरी है। बिल्कुल, तो बहुत ही देखो बढ़िया एडवाइस सर ने दिया आपको कि हो सकता है कि आपका रीजनिंग पोर्शन बहुत स्ट्रांग हो, तो उस रीजनिंग पोर्शन स्ट्रॉन्ग के चक्कर में ये होता है कि लास्ट जब हमने बात कही थी कि ईगो पे किसी चीज़ को नहीं लेना है। अगर हमारा कोई स्ट्रॉन्ग है तो हम एग्जाम में जाते हैं, हम सोचते हैं यार ये क्वेश्चन तो हमें बना ले जाएंगे। कोई सीरीज़ का क्वेश्चन है, आप सोचोगे यार ये तो मेरा सबसे स्ट्रॉन्ग पार्ट है, मॉक टेस्ट में हर बार मैंने 100% स्कोर किया है, तो मैं इसमें एग्जाम में बनना ही चाहिए। लेकिन एग्जामिनर भी आपके माइंडसेट के साथ खेल रहा होता है एग्जाम में, तो आपको उस ईगो के चक्कर में, उस नंबर ऑफ क्वेश्चंस को ज़्यादा अटेम्प्ट करने के चक्कर में टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि लिमिटेड समय है। सर सबसे इंपॉर्टेंट बात, जैसे बहुत सारे स्टूडेंट हमारे पास टेस्ट दे रहे हैं, अब स्टूडेंट टेस्ट दे रहे हैं, लगभग मान लो 35, 38, 40 मार्क्स का राउंड वो लेके आ रहे हैं मॉक टेस्ट के अंदर। आमतौर पर अगर 50 में से 30 नंबर या 35 नंबर आ रहे हैं तो हम ये समझते हैं कि अच्छे मार्क्स हैं। रीजनिंग पॉइंट ऑफ व्यू से सर आपको क्या लगता है कि एसएससी जेईई में ये कितने मार्क्स सूटेबल हैं अगर आपके मॉक टेस्ट में आ रहे हैं, और कहाँ आपको इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है? सर 50 में से अगर आपके 30-35 आ रहे हैं, मतलब वो गंदा स्कोर है सर। बहुत ब्लंटली मैं ये बात कहूँगा। समवेयर आप 40+ स्कोर कर रहे हैं तो ठीक ठाक है, आपके पेपर निकलने के चांसेस हैं। हमें सर टारगेट एनी हाउ 45+ का करना चाहिए, एंड विच इज़ डुएबल। मैं ऐसी बात बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ जो काल्पनिक है, किया ही नहीं जा सकता है, डुएबल है, 45+ स्कोर किया जा सकता है। करेक्ट। सो आई मस्ट से अगेन, ये दिमाग में रखना है कि हमें 50 क्वेश्चन पढ़ना है, सबको बनाना नहीं है। और अगर आप शिद्दत से उस टाइम स्पैन में करेंगे तो बहुत प्यार से 45+ आएगा ही आएगा। तो इस 30-35 से खुश ना होए। बिल्कुल, ये हर बच्चे, मतलब जो बच्चा नहीं भी पढ़ा है, जो हमें सुन रहे हैं इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के हैं, उतना आईक्यू हमारा डेवलप हो चुका है। बिल्कुल कि आप उन क्वेश्चंस को, आप किसी भी पेपर का सर एग्जामिनेशन क्या है, प्रॉब्लम ये है कि उस टाइम स्पैन में क्वेश्चन को बनाना प्रॉब्लम है, क्वेश्चन को बनाना प्रॉब्लम नहीं है। बिल्कुल, उस टाइम स्पैन में बनाना प्रॉब्लम। करेक्ट है सर, करेक्ट है। तो मतलब 35-40, देखो 40+ आपको हमेशा से टारगेट करके ही चलना है, चाहे मॉक टेस्ट हो चाहे मेन एग्जाम हो, क्योंकि रीजनिंग कहीं ना कहीं आपका जो स्कोर लेवल करेगा, ठीक है। हो सकता है जीके जीएस में आपके कुछ नेगेटिव मार्क्स हो जाए, टेक्निकल में आप नेगेटिव मार्क्स हो सकते हैं, लेकिन रीजनिंग के अंदर अगर आपकी एक्यूरेसी बढ़िया है और अगर आप अच्छी प्रैक्टिस से जाते हो तो वहाँ बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। सर प्रैक्टिस से मेरा मानना ये है कि सर अगर जैसे रीजनिंग का पोर्शन आता है तो लगभग सारा कैलकुलेटिव है, ठीक है सर। बच्चा टारगेट कर रहा है 45-50 भी टारगेट करने की कोशिश करता है, क्योंकि उसको कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो रहा है, और जैसे वो सेशंस भी देखता है आपके यूट्यूब के ऊपर रीजनिंग के, और बहुत ही बढ़िया रिस्पॉन्स बच्चों का हमेशा रहा है कि हमसे क्वेश्चन बनने लगे हैं, ट्रिक्स समझ में आई हैं। सर ये लास्ट मोमेंट जब 30-35 दिन बचे हैं, तो ऐसा बच्चा जो 30 मार्क्स पर अटका हुआ है, वो अपने मार्क्स को 30 से 45 कैसे ले जाए, 46 कैसे ले जाए? क्या उसको ज़्यादा मॉक टेस्ट देना चाहिए, या फिर वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को ही सॉल्व करके, या कोई और तरीका जिससे हम रीजनिंग में 30 वाले ब्रैकेट को क्रॉस करके हम 40 वाले ब्रैकेट में आ पाए? 30 मिनट डेली, बस एक सिंपल सा मतलब मंत्र है इसका। आप 30 मिनट का समय रीजनिंग को डेली दीजिए। अगर आपके पास उतना वक्त नहीं है कि आप नए सिरे से कॉन्सेप्ट को सीख सकते हैं, तो कोई नहीं सर, हमारे चैनल पे कुछ शॉर्ट वीडियोस भी हैं, या आप कहीं और से भी देख सकते हैं। मॉक देने से आप 25 क्वेश्चन का ही मॉक दीजिए, जो गलतियां हैं उस पे काम कीजिए। जो आपका है, जो बन रहा है, वो प्रॉब्लम नहीं है, वो आपका हिस्सा है, वो मैं आपसे नहीं छीन सकता हूँ, बट जो नहीं बन रहा है आपको उस पर काम करना है। तो इस लास्ट टाइम में थोड़ा सा ट्रेंड को समझे। अब यहाँ पे थोड़ा सा डीपली मैं बताऊँ ट्रेंड को सर, तो एग्जामिनर ऑलवेज वांट्स कि वो ऐसे क्वेश्चंस दे जो आपसे बने, बस वो ये नहीं चाहता है कि जल्दी बने, वो चाहता है आप गलतियां करके बनाएं, आपको वक्त लगाए, वो आपका टाइम वेस्ट करवाना चाहता है। अब पैटर्न की बात करें तो नंबर बेस्ड क्वेश्चन और लेटर बेस्ड क्वेश्चंस के मैक्सिमम वेटेज 2023 में देखे गए, और सिर्फ एसएससी जेईई में नहीं, आप किसी भी परीक्षा को उठाएं, सीजीएल, सीपीओ, एसएससी टोटल 7 एग्जामिनेशंस लेता है हर साल। बिल्कुल सर। आप हर जगह वो देखिए। रेलवे की बात करें, वहां भी नंबर्स और अल्फाबेट वाले क्वेश्चंस ज्यादा होते हैं। रीजन है सर इसके पीछे, क्या वो बच्चा, देखिए सर, कितना भी एजुकेशन ऑफलाइन से ऑनलाइन मोड पे आ गया, बट आज भी कुछ ऐसे बच्चे हैं जो ऑनलाइन क्लासेस नहीं देख पा रहे हैं, ऑफलाइन तो दूर की बात है सर। करेक्ट है सर। तो उनके साथ ये अन्याय है। कमीशन भी इस बात को जानता है सर। नई नई एजुकेशन पॉलिसीज आ रही हैं कहीं ना कहीं हर को एक पड़ाव पे लाने के लिए, तो ऐसे क्वेश्चंस देता है जो आप अपने सिंपल आईक्यू से बना सकते हैं।
अब हम सभी का IQ मिला जुला करके समान है 115 से 20। इसको सर बढ़ा के 150 करना ऑलमोस्ट नामुमकिन है। अब अल्बर्ट आइंस्टाइन का IQ कहा जाता था 200 है, तो वो उनका जीन है सर। इसके लिए अगर कोई लंबा है तो वो लंबा है, उसमें आपका कोई योगदान नहीं है। दैट इज, तो उस चीज को लेकर के ना बच्चे कभी कभी बड़े हतोत्साह हो जाते हैं, अरे नहीं हो पा रहा है, पेशेंस नहीं है ना, वो धैर्य नहीं है। रीजन उशैन बोल्ट सर 9.82 सेकंड्स के लिए हम उन्हें जानते हैं। आज बहुत शोहरत है, बहुत पैसा है। एक बार इंटरव्यूअर ने कहा कि सर मात्र 9.82 सेकंड, 10 सेकंड में आपको इतना फेम मिल गया। तो थोड़ा सा निराशा के साथ उन्होंने कहा कि किसी ने वो मेरे 4 साल जो मैंने प्रैक्टिस किया वो नहीं देखा। हमारे पास पेशेंस नहीं, हम चाहते हैं कि आज रीजनिंग शुरू किया और शाम से काम हो जाए। नहीं, गाड़ी चलाना भी एक दिन में नहीं सीखा था ना, हम गिरे थे, समय लगा था। आज अगर आप 70-80 पे ही बाइक चला पा रहे हैं तो शुरुआत कहीं ना कहीं आपने 10-15 की स्पीड से ही की। करेक्ट है, वेरी नाइस। सो बहुत ही बढ़िया। देखो बेटा, आप लोगों के लिए एडवाइस है और सर ने कितना सिस्टमैटिकली बहुत बढ़िया तरीके से आपको बताया कि प्रैक्टिस तो लगातार करनी पड़ेगी। रीजनिंग इज़ ऑल अबाउट प्रैक्टिस, और आपका क्या माइंडसेट है क्वेश्चन को देखते वक्त, और अगर टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन है तो उसको आपको टाइमली स्किप भी कर देना है, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो कहीं आपका जीके के पोर्शन को या टेक्निकल के पोर्शन को हैम्पर नहीं कर जाए। तो इस चीज़ का हमें जरूर ध्यान रखना है कि टाइम रहते हुए एक्यूरेसी को मेंटेन करना है, और 35 से क्रॉस करने की कोशिश करो, 40 से 45 की तरफ आने की कोशिश करो। ये एक बहुत ही बढ़िया एडवाइस आप लोगों के लिए। सर, जैसे सबसे बड़ी प्रॉब्लम बहुत सारे बच्चों की आती है कि हम रीजनिंग के बारे में ओवरऑल हमेशा सोचते हैं। मैं चाहता हूं सर हम रीजनिंग को थोड़ा बाइफरकेट करें। मतलब रीजनिंग के अंदर जैसे वर्बल, नॉन वर्बल रीजनिंग की बात हो गई, तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए अभी 30 से 35 दिनों में क्या रैपिड तरीके से हम कुछ कौन से टॉपिक्स को कवर करें ताकि हमारे जो चांसेस हैं मार्क्स लाने के वो बढ़ जाएं? सर, नॉन वर्बल फिगर बेस्ड क्वेश्चंस है, वहाँ से जैसे काउंटिंग ऑफ फिगर में बच्चों को परेशानी होती है। लेकिन अच्छी बात है कि 2023 में जितने भी क्वेश्चंस आए काउंटिंग ऑफ फिगर के, बहुत सिंपल था, बिना पेन के किया जा सकता था। और ऐसा नहीं कि मैं बोल रहा हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ तो मैं बिना पेन का कर रहा हूँ। ये बच्चों के रिव्यूज़ हैं, जो मैं सेंटर पर गया, बच्चों से मिला और उनके बाद भी मिले, तो बिना पेन के डुएबल थे। तो नॉन वर्बल रीजनिंग को सीखना बहुत आसान है। बहुत कम टाइम में आप नॉन वर्बल फिगर बेस्ड क्वेश्चन सीख सकते हैं, और मजे की बात यह है कि उसमें कलम चलाने की आवश्यकता नहीं होती, आप टाइम बहुत ज़्यादा सेव कर लेते हैं। दूसरा सर, अभी जैसा कि मैंने बताया, नंबर बेस्ड क्वेश्चन और लेटर बेस्ड क्वेश्चन जितने भी हैं, वहाँ से तकरीबन सर 13 से 15 क्वेश्चन वहाँ से पिक हो जाएंगे। 7 से 8 सवाल में भी 9 सवाल आपके नॉन वर्बल से हो जाएंगे। तो कहीं ना कहीं 22-23 नंबर आप यहाँ से पिक कर सकते हैं। आप इन 2 बातों पे ध्यान दे करके, नंबर बेस्ड एंड लेटर बेस्ड क्वेश्चन एंड फिगर बेस्ड क्वेश्चन। बाकी सर नॉर्मल चीज़ें हैं, डायरेक्शंस जिसका हम डेली यूज़ कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको कोई क्लास करने की जरूरत नहीं। आप मॉक दीजिए, एक क्वेश्चन मिल जाएगा, आप संतुष्ट हो जाएंगे, हाँ मेरे से हो जाएगा। ब्लड रिलेशन, हम डेली अपनी माँ को माँ बुला रहे हैं, तो बस वही क्वेश्चन आ रहा है ना, हम कनेक्ट नहीं कर पाते। अगर हम कनेक्ट करना शुरू कर दें ना अपने दिनचर्या के साथ, तो हो जाएगा। और कभी ये भाव नहीं लेना, मैं फिर से आई रिपीट, 50 के 50 क्वेश्चन करने को नहीं है, ईगो पे कभी नहीं लेना, पढ़ने को है। यू डू नॉट हैव टू अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चन, बट यू हैव टू रीड ऑल द क्वेश्चंस। सर, एक कहावत है, प्यार और जंग में हर कुछ जायज है। बिल्कुल सत्य है। इसमें एक चीज और जोड़िए, प्यार, जंग और रीजनिंग में हर कुछ जायज है। कुछ भी दे सकता है एग्जामिनर, कोई छोर नहीं है, कोई और नहीं है, कोई अंत ही नहीं है। तो अगर आप ये सोच लेंगे ना कि 50 में 50 तो मुश्किल है, आप 47-48 का टारगेट करें और उतना आएगा और उस टाइम में आएगा। और इस आखिरी के समय में नंबर बेस्ड क्वेश्चन, लेटर बेस्ड क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए, फिगर वाले क्वेश्चंस को कीजिए, उसमें टाइम बहुत कम लगेगा। और जो बाकी चीजें रहती हैं जैसे सिलॉक्स है, तो सिलॉक्स से सर 1-2 क्वेश्चन थे, अब उसको सीखना पड़ेगा। अगर आपके पास उतना टाइम है, सीखा जा सकता है। मैं तो कहता हूँ सर, एक क्लास अगर आप आधे पौने घंटे की भी क्लासेस देखते हैं जो हमारे चैनल्स पे हैं और भी जगह पे हैं, तो वहां से आप उसके तरकीब सीख सकते हैं, वो कॉन्सेप्ट सीख सकते हैं, बट अप्लाई समवेयर आपको करना होगा। बिल्कुल सर, इसी में मेरा एक फॉलोअप क्वेश्चन है। जैसा आपने बताया था कि तरकीब हम कुछ सीख सकते हैं, कुछ ट्रिक्स सीख सकते हैं, तो एक तो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन जो फर्स्ट पार्ट है वो ये है कि सर शॉर्ट ट्रिक्स कितना काम आती हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और दूसरी बात सर, हमने जब पॉडकास्ट स्टार्ट किया तो हमने डायरेक्ट 30+ जो मार्क्स हैं उन बच्चों को टारगेट करने के लिए किया। बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हो सकते हैं जो रीजनिंग में इतना कंफर्टेबल फील नहीं करते हैं, और हो सकता है उनके मार्क्स अभी 15 या 20 की रेंज में ही आ रहे हों। ये भी एक तरह की सच्चाई है, ग्राउंड रियलिटी है, सबका नहीं होता इतना स्ट्रॉन्ग एरिया। तो सर, अभी जो बच्चा 20 या 25 नंबर लेके आ रहा है, उसको कैसे अपने आप को देखना चाहिए इस पर्टिकुलर एग्जाम के लिए, और ऐसा क्या उसमें वो अपना इंप्रूवमेंट करे कि एटलीस्ट ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमाइज कर पाए अपने स्कोर को। तो ये 2 मेरे क्वेश्चन है, शॉर्ट ट्रिक्स कितना काम आती है रीजनिंग में, और जो 20 मार्क्स पे भी बच्चा बैठा है वो कैसे मैक्सिमाइज कर सकता है अपने स्कोर को। सर, पहले मैं दूसरे का जवाब दूंगा, फिर पहले पे चलूंगा। सर, सिंपल सी चीज़ है कि अभी आपके पास खोने को कुछ भी नहीं है, पाने को बहुत कुछ है। बिल्कुल। जो बच्चा जिसकी अभी नौकरी नहीं है, तो खोने को कुछ भी नहीं है ना। ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि हम इतना डर जाते हैं
कभी कभी हम अपने आप को इतना अंडर एस्टिमेट कर लेते हैं, हमसे होगा ही नहीं। अब जब आपने ये सोच लिया है तो फिर कोई मतलब ही नहीं है आगे बढ़ने का। Correct. तो सबसे पहले ये चीज़ दिमाग से निकाल दो, और इसका बड़ा सिंपल सा तरीका है। नौकरी मिल गई बहुत अच्छा, नहीं मिली, मेरा विश्वास माने जो चीज़ें आप पढ़ते हैं ये आपको कभी ना कभी पे करके जाएगा। पे करना मतलब पैसे की बात नहीं कर रहा हूँ, आपको एक अच्छा इंसान बना देगा। अल्टीमेटली लाइफ का गोल क्या है? नौकरी क्यों चाहिए? घर वालों को खुश करना है, अच्छी सुंदर कन्या मिल जाए, या जो सुंदर कन्या है उन्हें अच्छे पुरुष मिल जाए, उससे क्या होगा? लाइफ अच्छी हो जाएगी। अल्टीमेटली खुशी ही एंड है। तो ये भाव निकाल दो कि हमसे नहीं हो सकता है, नहीं हो पाएगा, पॉजिटिव माइंडसेट, मतलब कुछ खोने को नहीं है, सिंपल सी बात है। मिल गया बहुत बढ़िया, नहीं मिला कोई बात नहीं। अब वो बच्चे जो 25 नंबर पे हैं, तो सबसे पहली बात जो मैंने कहा, इसको आप फॉलो करें। और दूसरी बात, आप 30 मिनट का समय मॉक और अपनी गलतियों पे काम करें। कुछ चीज़ें हैं जो आप बहुत जल्दी सीख सकते हैं, कुछ चीज़ें हैं जिनमें वक्त लगता है, तो आप खुद से फिगर आउट करेंगे। सर, कोई बच्चा अगर नंबर में अच्छा है तो इसकी बहुत संभावना है कि वो अल्फ़ाबेट में खराब होगा। कोई अगर अल्फ़ाबेट में अच्छा है, नंबर में खराब होगा। मतलब भगवान ने भी वो समावेश बना के ही हमें भेजा है। तो बहुत ज़्यादा जोर ना लें, आप मॉक पे काम कीजिए। मॉक पे काम करने से आपको गलती मिलेगी। सर, बच्चा सिर्फ ज्ञान के पीछे भाग रहा है, उसको अप्लाई नहीं कर रहा है, ये सबसे बड़ी परेशानी है। बिल्कुल सर। एग्जामिनर आर लुकिंग फॉर दोज हु आर मल्टीटास्किंग, दे आर नॉट लुकिंग फॉर वेरी एजुकेटेड पीपल। एसएससी जेई के लिए पीएचडी क्यों नहीं रख दिया सर? जूनियर इंजीनियर के लिए डिप्लोमा ही क्यों रखा? उन्हें समझदार लोग चाहिए जो उनके काम को, सरकारी काम को अच्छे तरीके से करवा ले। बिल्कुल। अब बात आती है शॉर्ट ट्रिक्स की, तो सर वही वाली बात है सर कि बिना परिश्रम के तो हो ही नहीं पाएगा। ट्रिक्स का बहुत खेल नहीं है रीजनिंग में। मेरा मानना है सर, लोग गलत करते हैं, कहते हैं कि ट्रिक से होगा, नहीं होगा, सारे सवाल नहीं होते। देयर आर सर्टेन पार्ट्स जहां पर ट्रिक काम कर जाता है, बट एग्जामिनर भी 2 कदम आगे चल जाता है कभी कभी। वही बात सर, प्यार और जंग में हर कुछ जायज है, रीजनिंग में भी कुछ भी हो सकता है। बिल्कुल सर। तो अगर उसने ऐसा सवाल दे दिया तो मे बी एग्जामिनेशन में आपको शायद वो ट्रिक को थोड़ा दाएं बाएं करना हो, तो कॉन्सेप्ट पे काम कीजिए। और हाँ, इस 30-35 दिनों में कॉन्सेप्ट सीखे जा सकते हैं। वाजपेयी जी, अटल बिहारी वाजपेयी सर, मतलब सिर्फ मेरा ये मानना है नहीं है, मैं इस पे बिल्कुल नहीं जा रहा हूँ, नीदर आई एम बीइंग पॉलिटिकल, बट एक अच्छे व्यक्ति थे, भारत को एक अलग दिशा में लेके गए। उनका कहना था सर, जब सरकार उनकी गिर गई थी, बहुत पुरानी बात है, कि सरकारें आएंगी जाएंगी, देश की उन्नति नहीं रुकनी चाहिए। सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेगी बिगड़ेंगी, मगर ये देश रहना चाहिए। तो वही है सर, ट्रिक्स आएंगी और जाएंगी, कॉन्सेप्ट्स अगर बरकरार रहेगा तो आप परेशान नहीं होंगे। बिल्कुल सर, बहुत ही बढ़िया। देखो, ये सारी बातों को आपको नोट कर लेना है, क्योंकि इस लास्ट मोमेंट पे होता है कि एफर्ट्स आप लगा रहे हो, लेकिन एफर्ट्स राइट डायरेक्शन में लगना बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे आपके मार्क्स जो है मैक्सिमाइज हो जाएं। सर, अभी लास्ट मोमेंट पे बहुत सारे बच्चे, सबको ये पता है कि मॉक टेस्ट देना है, हर किसी को पता है कि क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। सर, मेरा सवाल ये है कि मॉक टेस्ट, अगर आपके पास रीजनिंग के 50 क्वेश्चन अब लाइंड अप हैं, तो कैसे उसको अप्रोच किया जाए? मॉक टेस्ट को बेसिकली देना कैसे है, और मॉक टेस्ट खत्म करने के बाद उसको एनालाइज किस तरह से करना है? सर, इसमें एक और पॉइंट जोड़ लेते हैं, कहाँ से, क्योंकि बच्चा थोड़ा सा स्पून फीडिंग वाली आदत हो चुकी होती है बच्चे की। तो कहाँ से? तो बस आप गूगल पे टाइप करें, आपको कटरीना कैफ का फोटो देखना होता है, आप कटरीना का पिक्स मिल जाता है ना, बस आरआरबी, एसएससी, जिस भी परीक्षा की आप तैयारी करें, आप टाइप करें, आपको मॉक्स मिलेंगे। वहाँ भी नहीं मिल रहे हैं, 2023 के 9 शिफ्ट्स में पेपर हुए थे, 50 गुने 9, 450 क्वेश्चन आपको वहाँ से मिल जाएंगे। आप क्वेश्चन नंबर 1 से बनाएं, कोई भी क्वेश्चन हो सकता है, उसके लिए फिर से सर कोई तरकीब ना लगाएं कि हम यहाँ से शुरू करेंगे, हम क्वेश्चन नंबर 10 से शुरू करेंगे, नहीं। मेन पॉइंट है सर, एनालाइज कैसे करें। देखिए सर, मॉक से सबसे बड़ा फायदा है सर, बच्चा बैठना सीखता है। ज्ञान, वही वाली बात है, बहुत ज़्यादा ज्ञानी नहीं बनना है। क्या आप में वो संतुलन है कि आप 2 घंटे बैठ के, वो पेशेंस है कि आप 200 सवाल पढ़ पा रहे हैं? कमिंग टू रीजनिंग, क्या वो संतुलन है कि आप 50 क्वेश्चन उस फ्लो में पढ़ पा रहे हैं, 30 मिनट में आपको करना है? तो ये मॉक से ये फायदे होते हैं। एनालाइज कैसे करना है? जब आप मॉक दे ले 50 क्वेश्चन का, टेक अ ब्रेक ऑफ 5-10 मिनट्स, नॉट मोर देन दैट। अब ये नहीं कि अब मॉक दे लिया, अब आप सो के फिर एनालाइज करेंगे, नहीं, फिर दिमाग से चीज़ें निकलेंगी। सर, दिमाग, वी हैव स्टोरेज डिवाइसेस। कभी कभी हम दिमाग पे इतना ज़्यादा जोर देने लगते हैं ना सर। सर, जब टेक्नोलॉजी आ रही है, कंप्यूटर है, तो कुछ चीज़ें उसमें स्कोर करेंगे। बच्चे ऐसे भी मिले हैं, मतलब कुशल भैया कहते हैं मुझे, कुशल भैया ये देखिए मुझे पहाड़ा याद है, बहुत अच्छी बात है। मैंने और क्या याद है? बोलता है न्यूज़पेपर वाले का नंबर याद है। मैंने बोला इसका क्या करेगा? काम की चीज़ें याद करें ना। तो मॉक देने के बाद टेक अ ब्रेक ऑफ 5-10 मिनट्स, और उसके बाद क्या गलतियाँ हुई हैं, रीज़न बीइंग, क्या वो एक सिली मिस्टेक था,
क्या वो नेक्स्ट टाइम आएगा तो आपसे नहीं होगा, और आप खुद से एनालाइज कर लेंगे कि नहीं, दिस वाज नॉट अ सिली मिस्टेक, दिस वाज अ बिग मिस्टेक, इट मींस समवेयर वी आर लैगिंग फॉर द कॉन्सेप्ट। तो आपको इंस्टेंटली आज के आज उस टॉपिक का कॉन्सेप्ट सीख लेना है। बिल्कुल सर। ये अप्रोच अगर बच्चा लेना शुरू करे सर, 30 से 35 दिन बहुत है रीजनिंग के लिए। मैं ऐसा नहीं हवा वाली बात नहीं कर रहा हूँ, लिटरली बहुत है। अगर बच्चा डेली आधा घंटा भी दे रहा है मॉक के लिए सर, और फिर वहां से अपनी कमी निकाले, लेट्स सपोज उससे सिलॉक्स नहीं आता है, सिलॉक्स इज समथिंग जो आप खुद से नहीं कर पाएंगे, आपको सीखना होगा उसका कॉन्सेप्ट, तो आप आधे घंटे की वीडियो देखिए। करेक्ट है सर। तो मुझे ऐसा लगता है सर, मतलब वेटेज बहुत अच्छा है ना, 50 क्वेश्चन है, आप 1 घंटा दे सकते हैं। आप टेक्निकल पे बिल्कुल जोर दीजिए, CBT 2 इज टेक्निकल बेस्ड, लेकिन CBT 2 जाने के लिए समवेयर यू हैव टू क्लियर CBT 1। तो रीजनिंग को नजरअंदाज ना करें, ये स्ट्रैटेजी अपनाएं, निश्चित काम आएगा। बिल्कुल सर। देखो, कंसिस्टेंट एफर्ट, सबसे पहली बात तो यही है कि कंसिस्टेंटली अगर आप डेली आधा घंटा 45 मिनट देते हो, 1 घंटा देते हो, डिपेंडिंग अपॉन योर रिक्वायरमेंट, उसके अकॉर्डिंग आप एडजस्ट कर सकते हो टाइमिंग को। अगर आप उतना टाइम देते हो तो रीजनिंग डेफिनेटली आपकी स्ट्रॉन्ग होगी। और रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ आप कम इनपुट से ज़्यादा आउटपुट अटेन कर सकते हो SSC एग्जाम के अंदर। सर मेरा इसमें सवाल एक है कि, और मुझे जहाँ तक लगता है कि जैसे रीजनिंग के जब मैं भी एग्ज़ाम देता था SSC का, तब मैंने जैसे कुछ चीज़ों को याद कर लिया था। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैंने कुछ स्क्वायर कुछ लिमिट तक याद कर लिए थे, कुछ क्यूब्स याद कर लिए थे, कुछ स्क्वायर रूट्स याद कर लिए थे, तो कौन कौन सी ऐसे प्री रिक्विजिट नॉलेज है जो आपको एग्जाम में जाने से पहले रख लेनी है, क्योंकि इरिस्पेक्टिव ऑफ द टफनेस ऑफ एग्जाम, इरिस्पेक्टिव ऑफ द लेवल ऑफ एग्जाम, वो तो काम आनी ही आनी है। तो ऐसा क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो लास्ट मोमेंट पर थोड़ा सा उसको समअप कर पाएँ और उसके बाद उसको देख लें? 5 चीज़ें हैं सर, जैसे कि आपने थोड़ी देर पहले भी पूछा था सर कि वेटेज की बात करें, तो 5 चीज़ें हैं। सबसे पहले पहाड़ा, जिसके लिए बचपन में हम बहुत पिटाई खाए हैं, अभी हमें डर लग गया होगा, और प्रायः लड़कियां थोड़ी सी डर जाती हैं सर। अगेन आई एम नॉट बीइंग जेंडर बायस्ड, मैं बहुत सामान्य सी चीज़ें कह रहा हूँ। तो आपको पहाड़ा याद करना होगा, कोई उपाय नहीं है, और याद करने से काम नहीं होगा, यू विल हैव टू अप्लाई। याद करेंगे भूलेंगे, दैट इज बट ऑब्वियस। हमारा दिमाग है, अभी मैंने कहा ना, वी हैव स्टोरेज डिवाइसेस, तो काम की चीजें दिमाग में डालिए, फालतू की चीजें नहीं। करेक्ट। तो पहाड़ा याद करना होगा, और कम से कम 24 तक का पहाड़ा याद करें। स्क्वायर याद करना होगा 29 तक कम से कम, और क्यूब 19 तक कम से कम। ये 3 चीजें हो गई। अल्फाबेट में आते हैं तो अल्फाबेट का प्लेस वैल्यू, A 1 पे है, B 2 पे है, Q 17 पे है, याद करना होगा। और रिवर्स विपरीत, A का उल्टा Z है, B का Y है, C। तो ये 5 चीज़ें से बच्चा बहुत इजीली सर, मतलब एक पार्ट को, मतलब 12-13 नंबर 15 नंबर बहुत वेटेज रखता है सर, उसको कनकर कर सकता है। बिल्कुल। ऐसा नहीं है कि बिना इसके क्वेश्चंस नहीं बनेंगे, क्वेश्चंस जल्दी नहीं बनेंगे। जो एग्जामिनर आज क्वेश्चंस दे रहा है, देखिए मैंने अभी सर कहा ना कि एग्जामिनर चाहता है हमसे क्वेश्चन बने, अगर वो चाह जाए ना तो हमसे क्या, हमारे बाप से ना बने। बिल्कुल सर। सर रीजनिंग में कुछ भी दे सकता है। करेक्ट है। मतलब मानसिक अय्याशी है रीजनिंग, एनीथिंग कैन बी आस्क्ड, कुछ भी, कोई भी लॉजिक हो सकता है। तो ही वांट्स, एग्जामिनर वांट्स कि क्वेश्चन बने, जल्दी ना बने। तो जल्दी बनाने के लिए वो वही चीज बच्चों में से ढूंढ रहा होता है। कभी सर मैंने एक पेपर में देखा है सर कि 98 into 92, सर एक 5वीं क्लास 7वीं क्लास का बच्चा कर सकता है ना, बट उस पेपर में उस सवाल का ये मतलब नहीं था कि 98 into 92 आप 3 स्टेप्स में मल्टीप्लाई करें। आपको वो ट्रिक आना चाहिए कि आप उसको एक लाइन में मल्टीप्लाई कर पाए। बिल्कुल। तो ये 5 चीज़ें अगर बच्चा रखता है तो उसको बहुत हेल्प मिलता है रीजनिंग। देखो यार, बहुत सारी एडवाइस आपको अभी तक मिली है, क्या क्या याद करके जाना है आपको, मॉक टेस्ट किस तरह से एनालाइज करना है, मॉक टेस्ट देना कहाँ से है, ठीक है, सूटेबल टाइमिंग क्या है, कितना आपको टाइम लगाना है मॉक टेस्ट में और मेन एग्जामिनेशन में भी रीजनिंग के लिए, कहाँ से पढ़ना है ये भी आपको डिटेल में बता दिया है, कौन कौन से एरियाज़ को, वर्बल नॉन वर्बल कितना इंपॉर्टेंट है, अल्फा न्यूमेरिक जो है वो पोर्शन कितना इंपॉर्टेंट है, सभी काफ़ी सिस्टमैटिक तरीके से आपको चीज़ें बताई गई हैं। सर एक मैं टेक्निकल में एक लाइन हमेशा बोलता हूँ बच्चों को, जब भी जो बच्चा कहता है सर मैं थोड़ा सा वीक पोर्शन है मेरा, या फिर मैं अभी थोड़ा अडेप्ट नहीं कर पाऊँ SSC की प्रिपरेशन को, तो हमेशा मैं एक लाइन उनको बोलता हूँ कि देखो, हार्ड वर्क कैन बीट टैलेंट इफ़ टैलेंट डजंट वर्क हार्ड। तो सर ये नॉन टेक्निकल के जो स्टूडेंट्स हैं, रीजनिंग में जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो बच्चा अपने आप को 45 पे देख रहा है या जो बच्चा 25 पे देख रहा है, उसको किस तरह से अपने आप को इसमें अडेप्ट करना चाहिए, लाइन उनके लिए कितनी सूटेबल है? सर बिल्कुल सत्य है सर, वही वाली बात है ना सर कि क्विटर्स डू नॉट विन एंड विनर्स डू नॉट क्विट। बिल्कुल सर। तो सबसे पहली बात कि अगर आप जीतने का सोच रहे हैं तो आपको हारने का सोचना ही नहीं है। अगर आप वो भाव रखें ना, आप क्विट कर रहे हैं, आप कभी नहीं जीत पाएंगे। और अगर आप जीतने वाले होंगे तो कभी आप छोड़ेंगे नहीं। कहते हैं ना सर, रस्सा जो होता है, रस्सी पत्थर पे निशान छोड़ता है सर, सर वो भी घिस रहा है। करेक्ट है। तलवार में बहुत धार है, मैं अगर पत्थर पे डाल दूं तो वो काट नहीं पाएगा। सो समवेयर यू विल हैव टू वर्क फॉर दैट। तो बिल्कुल है, डिप्लोमा का बच्चा आज एमटेक के बच्चे SSC जेई में बैठ रहे हैं, डिप्लोमा का बच्चा पहले हार चुका है। अब जब आप ये मान गए हो कि हार गए तो फिर कोई मतलब ही नहीं है।
लेकिन आप ये मानिए कि आपको जीतना है, तो कहीं ना कहीं आपको ये लग रहा है ना आपसे हायर लेवल पे है, लेट इट बी। आप इतना मेहनत कर दो कि आप सामान्य लेवल पे आ जाए, क्योंकि वो बच्चा वो सोच रहा है ना, आप डिप्लोमा के हैं, आप ये सोच रहे हैं कि यार मैं डिग्री वाले से कैसे compete करूंगा, डिग्री वाला तो आपको अंडर एस्टिमेट कर रहा है ना, तो आप उससे थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत कर देंगे, आप सेम लेवल पे आ जाएंगे और मे भी उसके ऊपर चले जाएंगे। तो ये बहुत सुटेबल लाइन है, बहुत जायज़ सी बात आपने कही है, और बच्चों को इस पे काम करना चाहिए सर। देखो यार, बहुत ही मुझे लगता है ये पूरा पॉडकास्ट आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहा होगा, और हमने सभी आई थिंक सर सारी बातों को हमने यहाँ पर कवर अप किया है। और एक बात देखो बेटा, हमेशा मैं आप लोगों को कहता हूँ कि मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, पर मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, और कोशिश करने वालों कभी हार नहीं होती। तो आपको कोशिश जरूर जारी रखनी है अपनी। आप किसी भी स्टेज पर हो, अभी 20 नंबर, 25 नंबर, 35 या 45 पे हो, आपको अभी जो 45 पे हो बेटा, वो ओवर कॉन्फिडेंट मत हो जाना अभी, है ना, कि मैं 45 नंबर मॉक में ला रहा हूँ तो एग्जाम में वैसा हो जाएगा। एग्जाम का जो प्रेशर है, एग्जाम के जो सिचुएशंस हैं, वो थोड़ी डिफरेंट होती है। एग्जाम का एड ऑन प्रेशर रहता ही है, उस चीज़ को भी आपको सकअप करना पड़ेगा, उसको आपको बढ़िया से सस्टेन करना पड़ेगा एग्जाम में भी। और जो बच्चा 25 पे, वो अभी डीमोटिवेट नहीं होना है, उसको सिर्फ प्रैक्टिस करते रहना है। फाइनल रिजल्ट अभी किसी को नहीं पता है, किसके दिन कब किसका दिन चमक जाए सर, किसी को नहीं आइडिया है। और ये जो पूरा पॉडकास्ट है, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत सारी रीजनिंग की बातें यहाँ पर समझ में आई होंगी, किन एरियाज़ को हमें टारगेट करना है समझ में आया होगा। और कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके जरूर बताना कितना आपको अच्छा लगा ये पॉडकास्ट। और सर लास्ट में जाते जाते कुछ एडवाइस बच्चों को कि ओवरऑल इस पूरी प्रिपरेशन जो जर्नी इसकी चल रही है, और एग्जाम 30-35 दिनों में है, तो एसएससी जेईई के जो हमारे बच्चे जो 2024 को इस बार टारगेट कर रहे हैं, उनके लिए कुछ पीस ऑफ एडवाइस। सबसे पहले तो ये मान लीजिए कि आपको कुछ नहीं आता है। अगर आप आज से शुरू करना चाह रहे हैं, पढ़ने से पहले एक मॉक लगा लीजिए, नंबर मत काउंट कीजिएगा, बस वो मॉक आपके 2 घंटे बैठने के लिए। बिल्कुल, आप 2 घंटे बैठ के देखिए, बहुत मुश्किल है, और ख़ास करके जब कुछ ना आए तो और मुश्किल है। ठीक है, तो सबसे पहले आप ये सोच लीजिए कि कुछ नहीं आता है। दूसरी बात, पाने को बहुत कुछ है, खोने को कुछ भी नहीं है। बिल्कुल सर। तो वो लोग मोटिवेशन नहीं, मोटिवेशन इज अ रॉन्ग वर्ड, मोटिवेशन से सिलेक्शन नहीं होगा, बी डिसिप्लिन्ड। करेक्ट। आपको डिसिप्लिन चाहिए। मोटिवेशन से, मोटिवेशनल लेक्चर सुनने से आप 2-3 दिन गुब्बारे की तरफ उड़ते हैं, फिर आप जमीन पे आते हैं। बट अगर आप डिसिप्लिन्ड हैं तो प्रॉब्लम नहीं होगी। तो एक मॉक लगा के शुरुआत कीजिए। और हाँ, इस 30 दिनों में रीजनिंग को कवर अप किया जा सकता है, 45+ लाया जा सकता है। और लेकिन जो बच्चे जिनका 45+ आ रहा है, आप तुर्रम खां ना समझे अपने आप को, रीजनिंग कभी भी धोखा दे सकता है। करेक्ट है। तो आपको कंसिस्टेंट रहना होगा। वो बच्चे जिनका 45+ है, आप डेली आधा घंटा दीजिए, और जिनका नहीं है, आप 25 क्वेश्चन का ही मॉक लगाइए, क्योंकि आपको बाकी चीज़ें भी करनी है। और मॉक की जो गलतियां हैं, वो टॉपिक्स थोड़ा थोड़ा यूट्यूब से, पेड क्लासेस, जहाँ भी आप जुड़े हुए हैं, जहाँ से भी पढ़ते हैं, वहाँ से सीखते चले जाइए। सच्चे मन से काम कीजिए। इसके लिए काम मत कीजिएगा कि सेलेक्ट होना है, इसलिए काम कीजिएगा कि समझदार बनना है। बिल्कुल सर। तो आप घबराएंगे नहीं। बिल्कुल, थैंक यू सो मच सर फॉर मेंटरिंग स्टूडेंट इन द राइट डायरेक्शन। और बहुत ही मुझे लगता है बेटा आप सब लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा सर की बातें, रीजनिंग को लेके, रीजनिंग के एक्सपर्टीज़ को लेके। इस एक्सपर्टीज़ को आप लास्ट मोमेंट पे जरूर यूज़ करेंगे, और बिल्कुल एसएससी जेईई में इस बार सेलेक्ट होकर दिखाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग एट इंजीनियर्स वाला। थैंक यू सर।